कुल मिलाकर मैं बस हमेशा बेहतर कार बनाना चाहता हूँ, चाहे उनका पैटर्न कैसा भी हो। हालांकि तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हम हैरान रह जाते हैं। फिर भी किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप रसोई के सिंक से थोड़ा पानी निकालकर अपनी कार की टंकी में डाल सकेंगे और सुपरमार्केट या किसी दूसरे राज्य की यात्रा पर जा सकेंगे। हालांकि टोयोटा द्वारा एक ऐसे इंजन की घोषणा जो जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों के युग का अंत कर देगा, यह दर्शाती है कि कार के इंजन पानी से भी चल सकते हैं। लेकिन क्या इसकी संभावना है कि कोई कार बिना ईंधन या बिजली के सिर्फ पानी से चल सके? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कार तकनीक में नई और रोमांचक प्रगति के बारे में जानते हैं और टोयोटा के नए वाटर इंजन के बारे में क्या कहना है यह भी जानते हैं। टोयोटा का नया वाटर इंजन। टोयोटा का यह नवीनतम आविष्कार कार उद्योग में तहलका मचा देगा। जैसा कि हम जानते हैं, कल्पना कीजिए एक पानी से चलने वाली कार की। यह अद्भुत वाहन पानी को हाइड्रोजन में बदलने के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिससे इंजन को ईंधन मिलता है। इसका इंजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पुनर्संयोजन के दौरान निकलने वाली रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है और उपोत्पाद के रूप में केवल जल वाष्प छोड़ता है। यह न केवल हानिकारक उत्सर्जन को कम करता है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं को भी दूर करता है। टोयोटा का नवाचार जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप परिवहन के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य का वादा करता है। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें वर्षों से हरित ऑटोमोटिव आंदोलन में अग्रणी रही हैं और अपनी शून्य उत्सर्जन स्थिति और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता के लिए प्रशंसित हैं। टोयोटा की पानी से चलने वाली कार पारंपरिक इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में कई अनूठे लाभ प्रदान करती है। जहां इलेक्ट्रिक कारें बैटरियों पर निर्भर करती हैं, जिन्हें विद्युत ग्रिड से चार्ज करने की आवश्यकता होती है, वहीं टोयोटा की पानी से चलने वाली कार पानी का उपयोग करती है, जो एक प्रचुर और नवीकरणीय संसाधन है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है, सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित की जा सकती है, जिससे पूरी प्रणाली अधिक टिकाऊ बन जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिक कारों को शून्य उत्सर्जन वाहनों के रूप में विपणन किया गया है, लेकिन लिथियम आयन बैटरियों का उत्पादन और निपटान बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां और संसाधनों का बड़ा निवेश प्रस्तुत करता है। हालांकि टोयोटा की पानी से चलने वाली कार इन सभी समस्याओं को पूरी तरह से दरकिनार कर देती है। जापान में हाल ही में हुई एक बैठक में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हिरोकी नाकाजिमा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार टोयोटा इस नई तकनीक के साथ परिवहन के भविष्य को बदलने की योजना बना रही है। नाकाजिमा ने टोयोटा की उस बड़ी योजना के बारे में बात की, जिसमें वह सिर्फ एक कार कंपनी न रहकर एक मोबिलिटी कंपनी बनना चाहती है, जो लोगों को आवागमन के कई विकल्प उपलब्ध करा सके। उनके साथ दो अन्य नेता भी शामिल हुए, ताकेरू काटो, जो बीवी नामक इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण के प्रभारी हैं, और मित्सुमासा यामागाटा, जो जल्द ही कारखाना खुलने पर हाइड्रोजन कारों के निर्माण दल का नेतृत्व करेंगे। टोयोटा की हाइड्रोजन ईंधन सेल कारें कार में संग्रहीत हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बिजली उत्पन्न करके काम करती हैं, जिससे कार को ऊर्जा मिलती है। इस प्रणाली में इलेक्ट्रोलाइजर नामक एक महत्वपूर्ण भाग शामिल है। यह प्रक्रिया बेहद कुशल और सुरक्षित है, क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती और कोई हानिकारक उपोत्पाद भी नहीं निकलता। इस प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए किसी बड़े भारी टैंक की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइजर जरूरत के अनुसार हाइड्रोजन बना सकता है, जिससे कार हल्की और ज्यादा कुशल हो जाती है। हाइड्रोजन ईंधन का
प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कार के इंजन के कुछ हिस्सों को बदलना होगा। इंजन में ईंधन छिड़कने वाले ईंधन इंजेक्टरों को हाइड्रोजन को सही ढंग से छिड़कने के लिए अनुकूलित करना होगा। साथ ही हाइड्रोजन ईंधन के उच्च दबाव को संभालने के लिए इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड को भी मजबूत बनाना होगा। इंजन को सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए वाल्व और स्पार्क प्लग जैसे अन्य पुर्जों को भी विशेष रूप से बनाने की आवश्यकता होती है। हम बाद में इस प्रक्रिया के वास्तविक संचालन के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि टोयोटा का पानी वाला इंजन हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले अन्य मोटरों से बेहतर है, क्योंकि हाइड्रोजन के बजाय पानी का भंडारण करना कहीं अधिक आसान और सस्ता है। हाइड्रोजन एक गैस है, इसलिए इसके लिए विशेष टैंकों की आवश्यकता होती है जो उच्च दबाव को संभाल सकें। ये टैंक भारी महंगे होते हैं और लीक भी हो सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। पानी तरल होने के कारण भंडारण में आसान होता है और इसके लिए विशेष टैंक या उच्च दबाव की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह अधिक सुरक्षित और व्यावहारिक हो जाता है। यही कारण है कि पानी की मोटर बहुमुखी है। छोटी कारों, बड़े ट्रकों और यहां तक कि बिजली संयंत्रों के लिए भी उपयुक्त है। इसकी सरलता और सुरक्षा इसे अन्य प्रकार की मोटरों की तुलना में एक बेहतर विकल्प बनाती है। साथ ही यह जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और हानिकारक उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। यह इसे परिवहन और ऊर्जा उत्पादन के लिए एक अधिक टिकाऊ विकल्प बनाता है। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि सिर्फ पानी से चलने वाली कार बनाने का यह पूरा मकसद कोई मौलिक विचार नहीं है। पानी से चलने वाली गाड़ियों का इतिहास टोयोटा द्वारा सिर्फ पानी से चलने वाली कारें बनाने के कदम उठाने से पहले कुछ और लोगों ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। दावों और कोशिशों की संख्या वाकई आपको हैरान कर देगी। 2008 में जेनपैक्स नामक एक जापानी कंपनी ने घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जो पेट्रोल या डीजल की बजाय पानी से चल सकती है। यह एक बड़ी खबर थी, क्योंकि इसने कारों को चलाने का एक सस्ता और पर्यावरण अनुकूल तरीका पेश किया था। जेनपैक्स ने कहा कि उनकी कार पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रणाली का उपयोग करती है और फिर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करती है। लेकिन विशेषज्ञों ने पाया कि यह प्रणाली सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इसके लिए मेटल हाइड्राइड नामक एक खास पदार्थ की भी जरूरत थी। इसका मतलब था कि कार पूरी तरह से पानी से नहीं चलती थी। जेनपैक्स ने अपने दावों के लिए कभी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए और कई वैज्ञानिकों को उनकी कहानी पर संदेह हुआ। वैज्ञानिकों ने समझाया कि पानी बहुत स्थिर होता है और इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिकी के नियमों के अनुसार आप केवल पानी से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के अणुओं को आपस में जोड़े रखने वाले बंधनों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने लोगों को स्टैनली मेयर की भी याद दिलाई, जिन्होंने 1980 के दशक में दावा किया था कि उन्होंने पानी पर चलने वाली एक छोटी गाड़ी बनाई है। लेकिन मेयर ने कभी ठोस सबूत नहीं दिखाए और उनके दावे झूठे साबित हुए। 1996 में उन्हें धोखाधड़ी का दोषी भी ठहराया गया था। जेनपैक्स की कहानी मेयर की कहानी से काफी मिलती जुलती थी और लोग बहुत संशय में थे। 2002 में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ने बताया कि उनके पास एक्वाजेन नाम का एक उपकरण है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकता है। उन्होंने पहले इसका इस्तेमाल सुरक्षित वेल्डिंग के लिए किया था, लेकिन बाद में दावा किया कि इससे कारों को ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि उनके सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से समर्थित नहीं थे और उनके दावे
अतिरंजित प्रतीत हुए। बाद में कंपनी ने स्वीकार किया कि उनका उपकरण केवल कारों को अधिक ईंधन कुशल बना सकता है, केवल पानी से नहीं। एक अन्य कंपनी जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी ने 2002 में दावा किया था कि उसके पास एक ऐसा उपकरण है जो पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने निवेशकों से खूब पैसा जुटाया, लेकिन कभी कोई कारगर उत्पाद नहीं बना पाए। 2006 में कंपनी के मालिक पैट्रिक केली को धोखाधड़ी के आरोप में जेल हुई। 2008 में जिस साल जेनपैक्स ने अपनी घोषणा की, उसी साल श्रीलंका में तुषारा प्रियल दासिंगा नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने सिर्फ 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करके 190 मील तक पानी पर कार चलाई थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने उनका समर्थन किया, लेकिन बाद में तुषारा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके दावे उनके पहले के कई लोगों की तरह अतिरंजित और भ्रामक थे। हाल ही में 2022 में इंडोनेशिया के अरियांतो मिसेल ने नाकुबा नामक एक उपकरण बनाने का दावा किया जो पानी को हाइड्रोजन ईंधन में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि यह 1 लीटर पानी से मोटरसाइकिलों को 500 किलोमीटर तक चला सकता है और लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी बड़ी कार कंपनियां इसमें रुचि रखती हैं। लेकिन इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने उनके दावों पर संदेह जताया और कहा कि भौतिकी के अनुसार यह उपकरण असंभव है। उन्होंने यह भी पाया कि कार कंपनियों को वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरियांतो की कहानी अन्य लोगों की तरह वास्तविक प्रमाणों की बजाय साहसिक दावों पर ज्यादा केंद्रित प्रतीत होती है। इन असफल प्रयासों और घोटालों के बावजूद हमें यह सोचना होगा कि क्या वाहनों के ईंधन के रूप में पानी के उपयोग को रोकने का जानबूझकर प्रयास किया गया है। हालांकि हम यह साबित नहीं कर सकते कि ऐसा दमन हुआ है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। एक बात तो यह है कि वैश्विक ऊर्जा उद्योग, जिस पर वर्तमान में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व है, खरबों डॉलर का है। ऐसी तकनीक का आगमन जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अतीत की बात बना दे, शक्तिशाली निगमों और हितधारकों के वित्तीय हितों के लिए खतरा है। इन संस्थाओं के पास पर्याप्त संसाधन और प्रभाव है कि वे उन तकनीकों को दबा सकें या बदनाम कर सकें जो उनके बाजार प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, जीवाश्म ईंधन कंपनियों का अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने में निहित स्वार्थ होता है और वे अपने मुनाफे की रक्षा के लिए वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकों के खिलाफ पैरवी कर सकती हैं या उन्हें बदनाम कर सकती हैं। एक अन्य संभावित कारण यह है कि नई और नवोन्मेषी तकनीकों को अक्सर जनता और मीडिया से संदेह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। जनता के लिए यह समझना स्वाभाविक रूप से कठिन है कि वाहनों में ईंधन के रूप में पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और कथित जोखिम, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और समझ की कमी नकारात्मक प्रचार का कारण बन सकती है और व्यापक स्वीकृति में बाधा डाल सकती है। शक्तिशाली संस्थाएं इन आशंकाओं का फायदा उठाकर कहानी पर नियंत्रण बनाए रख सकती हैं और इन संभावित रूप से विध्वंसकारी तकनीकों को दबा सकती हैं। उदाहरण के लिए, गलत सूचना अभियान नई तकनीकों के बारे में संदेह और भय पैदा कर सकते हैं, जिससे जनता द्वारा उन्हें स्वीकार करने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि टोयोटा द्वारा इन कारों को विकसित करने की अपनी योजनाओं की सार्वजनिक घोषणा और विज्ञान कैसे काम करता है इसके प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ यह पूरी तरह संभव है कि हम एक नए युग की शुरुआत देखने वाले हैं। मोबिलिटी बाजार में उनका प्रभाव, वर्षों में उन्होंने जो विश्वास अर्जित किया है और उनके संसाधनों का विशाल भंडार यह दर्शाता है कि हम पानी पर चलने वाले वाहनों को सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि हकीकत बनते देखेंगे। और यह सब टोयोटा की उस बाजार में आगे रहने की इच्छा का नतीजा है जो स्वच्छ तकनीकों और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है। खासकर चीन में BYD और Xiaomi जैसी कंपनियों की नई इलेक्ट्रिक कारों के साथ। इसी वजह से वे पर्यावरण के अनुकूल
परिवहन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी हाइड्रोजन तकनीक को बेहतर और ज्यादा कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पानी से चलने वाली कारों के विचारों का यह इतिहास दर्शाता है कि भले ही कई दावे झूठे रहे हों, लेकिन हरित ऊर्जा समाधानों की दिशा में प्रयास वास्तविक और महत्वपूर्ण है। टोयोटा के निरंतर अनुसंधान ने पहले ही एक कार मिराई तैयार कर ली है जो हाइड्रोजन से चलती है, और ये प्रगति साबित करती है कि परिवहन में एक अधिक टिकाऊ भविष्य संभव है। और अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में चीन और अमेरिका से तुलना। यह सर्वविदित है कि टिकाऊ परिवहन की दौड़ में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में अग्रणी रहे हैं। अपनी आक्रामक नीतियों और इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश के साथ चीन इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। BYD, NIO, एक्सपेंग जैसी कंपनियां चीन की ईवी क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं और सरकारी सब्सिडी, व्यापक चार्जिंग नेटवर्क और मजबूत विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठा रही हैं। कार्बन उत्सर्जन और शहरी प्रदूषण को कम करने की चीनी सरकार की प्रतिबद्धता ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के पक्ष में कड़े नियम बनाए हैं। परिणाम स्वरूप चीन के ईवी बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है और हर साल लाखों इलेक्ट्रिक कारें बिक रही हैं। बैटरी तकनीक विकसित करने और अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर देश के फोकस ने भी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके विपरीत टेस्ला जैसी शीर्ष कंपनियों का घर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एलन मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने अपने अभिनव डिजाइनों, अत्याधुनिक तकनीक और एक विशाल सुपरचार्जर नेटवर्क के साथ बाजार में क्रांति ला दी है। बैटरी की दक्षता और रेंज में सुधार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता उद्योग के मानकों को लगातार बढ़ा रही है। इसके अलावा जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी पुरानी वाहन निर्माता कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, नए मॉडल पेश किए हैं और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में भारी निवेश किया है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में प्रगति के बावजूद चीन और अमेरिका दोनों ही बैटरी उत्पादन और निपटान के पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही इन वाहनों को चार्ज करने के लिए स्थायी ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता भी है। यहीं पर टोयोटा की पानी से चलने वाली कार एक अनूठा लाभ प्रस्तुत करती है। पानी से प्राप्त हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन को विकसित करने में टोयोटा का नवाचार इसे पारंपरिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी दृष्टिकोण से अलग करता है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEV के विपरीत, जो बड़ी लिथियम आयन बैटरियों पर निर्भर करते हैं, टोयोटा की पानी से चलने वाली कार हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। यह अंतर न केवल बैटरी उत्पादन से जुड़ी कुछ पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करता है, बल्कि उत्सर्जन के मामले में एक स्वच्छ विकल्प भी प्रदान करता है। केवल जल वाष्प उत्पन्न करके टोयोटा का इंजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एयर पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकता है, जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों में आम है। इसके अलावा टोयोटा की हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक बैटरियों की तुलना में कई फायदे प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को बैटरी रिचार्ज करने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से ईंधन भरा जा सकता है। अक्सर हाइड्रोजन टैंक को भरने में कुछ ही मिनट लगते हैं, जबकि बैटरी रिचार्ज करने में कई घंटे लगते हैं। इससे पानी से चलने वाली कार लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिक सुविधाजनक हो जाती है और ईंधन भरने का समय कम हो जाता है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का एक अन्य प्रमुख लाभ लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में उनका उच्च ऊर्जा घनत्व है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रति इकाई भार में
अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं, जिससे वाहनों की ड्राइविंग रेंज बढ़ सकती है। इसके अलावा हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके किया जा सकता है, जिससे इस तकनीक की स्थिरता और भी बेहतर हो जाती है। टोयोटा का दृष्टिकोण हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियों का भी समाधान करता है। कंपनी ने उन्नत इलेक्ट्रोलिसिस इकाइयां विकसित की हैं, जो अधिक कुशल हैं और पानी से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा खपत को कम करती हैं। ये इकाइयां इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक उत्प्रेरकों और सामग्रियों का उपयोग करती हैं, जिससे यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अधिक व्यवहार्य हो जाती है। हाइड्रोजन भंडारण के मामले में टोयोटा ने उन्नत मिश्रित सामग्रियों से बने उच्च दाब टैंकों के साथ नवाचार किया है। इन टैंकों को हल्का और बेहद टिकाऊ बनाया गया है, जिससे उच्च दबाव में हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित होता है। भंडारण प्रणाली अत्याधुनिक सेंसर और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जो रिसाव का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है। टोयोटा ने ठंडे मौसम में हाइड्रोजन वाहनों के संचालन की चुनौतियों का भी समाधान किया है। हाइड्रोजन अत्यंत कम तापमान पर जम सकता है, जिससे वाहन के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए टोयोटा ने हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली में हीटिंग तत्वों और इंसुलेशन को शामिल करने जैसे अभिनव समाधान विकसित किए हैं। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि वाहन कठोर सर्दियों में भी मजबूती से काम कर सके, जिससे हाइड्रोजन वाहन व्यापक वातावरण में भी व्यवहार्य बन सकें। हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने की टोयोटा की प्रतिबद्धता जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके टोयोटा की जल चालित कार न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ चल सकती है, जिससे यह ऑटोमोटिव उद्योग में एक सच्चा पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन जाती है। पर्यावरण अनुकूल तकनीक के प्रति टोयोटा की प्रतिबद्धता। महान कार्य कभी अचानक शुरू नहीं होते। ऐच्छिकतम समय और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के प्रति टोयोटा की प्रतिबद्धता हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के विकास से कहीं आगे तक जाती है। कंपनी हाइब्रिड तकनीक और वैकल्पिक ईंधनों की खोज दोनों में अग्रणी रही है। ध्यान के उल्लेखनीय क्षेत्रों में से एक हाइड्रोकार्बन का विकास रहा है, जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। हाइड्रोकार्बन अपने पारंपरिक रूप में गैसोलीन और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन हैं, जो कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि टोयोटा सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन और जैव ईंधन के उपयोग की संभावना तलाश रही है, जो स्वच्छ विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को ईंधन में परिवर्तित करते हैं। CO2 का प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रण करते हैं और शुद्ध कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं। पौधों के बायोमास, पशु अपशिष्ट और शैवाल जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त जैव ईंधन एक और आशाजनक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। ये ईंधन नवीकरणीय है और इनका उत्पादन स्थायी रूप से किया जा सकता है। टोयोटा ने जैव ईंधन उत्पादन की दक्षता में सुधार लाने और इन ईंधनों को अपने वाहनों में शामिल करने के लिए अनुसंधान में निवेश किया है। इन विकल्पों पर शोध और विकास करके टोयोटा का लक्ष्य हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचे के निरंतर विस्तार के साथ साथ उत्सर्जन में कमी के लिए तत्काल समाधान प्रदान करना है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हाइड्रोकार्बन के अलावा टोयोटा ने ईंधन सेल तकनीक में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। टोयोटा की पर्यावरण अनुकूल वाहन रणनीति का मूल हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित है, जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प उत्पन्न होती है,
जो इसे ऊर्जा के सबसे स्वच्छ रूपों में से एक बनाती है। टोयोटा के पहले ईंधन सेल वाहन का प्रोटोटाइप 1990 के दशक की शुरुआत में प्रदर्शित किया गया था और तब से इस तकनीक में काफी विकास हुआ है। आज टोयोटा के ईंधन सेल ज्यादा कुशल, कॉम्पैक्ट और किफायती हैं। ईंधन सेल तकनीक में प्रगति उत्प्रेरक सामग्री, झिल्ली के टिकाऊपन और समग्र प्रणाली एकीकरण में सुधार के कारण हुई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार टोयोटा के पास हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से संबंधित 5000 से ज्यादा पेटेंट हैं। इन पेटेंटों में ईंधन सेल स्टैक डिजाइन, हाइड्रोजन भंडारण समाधान और कुशल हाइड्रोजन उत्पादन विधियों में प्रमुख प्रगति शामिल है। इन पेटेंटों को हासिल करके टोयोटा न केवल अपने तकनीकी नवाचारों की रक्षा करती है, बल्कि टिकाऊ परिवहन में बदलाव के क्षेत्र में खुद को अग्रणी के रूप में भी स्थापित करती है। हमें पर्यावरण अनुकूल तकनीक की ओर टोयोटा की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक का उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए, जो कि दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन मिराई का शुभारंभ है। मिराई, जिसका जापानी में अर्थ है भविष्य, टोयोटा के सतत गतिशीलता के दृष्टिकोण का प्रतीक है। 2014 में लॉन्च हुई मिराई में तब से कई अपडेट और सुधार हुए हैं, जो ईंधन सेल तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए टोयोटा की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं। मिराई एक हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली का उपयोग करती है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। इस प्रणाली में कई प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें ईंधन सेल स्टैक, उच्च दाब वाले हाइड्रोजन टैंक, एक इलेक्ट्रिक मोटर और ऊर्जा भंडारण के लिए एक बैटरी शामिल है। ईंधन सेल स्टैक, जिसे अक्सर वाहन का हृदय कहा जाता है, वह स्थान है जहां विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे बिजली और जलवाष्प उत्पन्न होती है। मिराई की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी प्रभावशाली ड्राइविंग रेंज और ईंधन भरने का समय है। हाइड्रोजन से भरे एक टैंक के साथ मिराई 300 मील से ज्यादा की यात्रा कर सकती है, जो कई पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर है। मिराई में ईंधन भरने में केवल 5 मिनट लगते हैं, जो किसी इलेक्ट्रिक वाहन को रिचार्ज करने से काफी तेज है। यह सुविधा मिराई को उन उपभोक्ताओं के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है, जो उपयोगिता से समझौता किए बिना एक पर्यावरण अनुकूल वाहन की तलाश में है। मिराई के पर्यावरणीय लाभ बहुत बड़े हैं। केवल जल वाष्प उत्सर्जित करके मिराई टेलपाइप उत्सर्जन को कम करती है, जिससे स्वच्छ हवा मिलती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। टोयोटा ने मिराई को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी कदम उठाए हैं। कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों की लागत कम करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें विनिर्माण प्रक्रियाओं में प्रगति और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा टोयोटा हाइड्रोजन ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए साझेदारियों और सहयोगों में सक्रिय रूप से शामिल रही है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए हाइड्रोजन वाहनों को अपनाना आसान हो गया है। मिराई के अलावा हाइड्रोजन तकनीक के प्रति टोयोटा की प्रतिबद्धता अन्य वाहन खंडों तक भी फैली हुई है। कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों और ट्रकों का विकास किया है, जो विभिन्न परिवहन अनुप्रयोगों में इस तकनीक की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। ये वाहन सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक परिचालनों के लिए स्वच्छ और कुशल परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे परिवहन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में और कमी आएगी। अपने वाहन उत्पादों के अलावा टोयोटा स्थिर अनुप्रयोगों में हाइड्रोजन ईंधन सेल के उपयोग की संभावना तलाश रही है। कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाले जनरेटर और ऊर्जा प्रणालियां विकसित की हैं, जिनका उपयोग इमारतों, डेटा केंद्रों और अन्य सुविधाओं में किया जा सकता है। ये प्रणालियां ऊर्जा का एक विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत प्रदान करती हैं, जो ऑटोमोटिव उद्योग से परे हाइड्रोजन तकनीक की क्षमता को और भी स्पष्ट करती हैं। पर्यावरण अनुकूल तकनीक के प्रति टोयोटा का दृष्टिकोण समग्र और दूरदर्शी है। कंपनी मानती है
कि एक टिकाऊ भविष्य हासिल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें न केवल नवीन वाहन शामिल हों, बल्कि सहायक बुनियादी ढांचे और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों का विकास भी शामिल हो। इलेक्ट्रोलाइजर प्रक्रिया की व्याख्या। टोयोटा के हाइड्रोजन ईंधन सेल उत्पाद वाहन में संग्रहित हाइड्रोजन और हमारे आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके काम करते हैं। इस प्रतिक्रिया से बिजली पैदा होती है जो कार को शक्ति प्रदान करती है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कारों को चलाने का एक बेहद चतुर और कुशल तरीका है। मोटर में एक विशेष भाग होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। यह भाग पानी को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करके पानी के अणुओं को दो अलग अलग पदार्थों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। पानी दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर इन परमाणुओं को तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, जिसे विद्युत कहते हैं, का उपयोग करता है। बिजली दो विशेष धातु के टुकड़ों, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, के माध्यम से भेजी जाती है। ये इलेक्ट्रोड पानी में डाले जाते हैं और जब बिजली इनसे होकर गुजरती है तो पानी के अणु टूटने लगते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु एक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर। इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिस इलेक्ट्रोड की ओर हाइड्रोजन आकर्षित होता है उसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड की ओर ऑक्सीजन आकर्षित होता है उसे धनात्मक इलेक्ट्रोड या एनोड कहते हैं। जब विद्युत इलेक्ट्रोड से होकर प्रवाहित होती है तो हाइड्रोजन परमाणु कैथोड की ओर और ऑक्सीजन परमाणु एनोड की ओर गति करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही कुशल और सुरक्षित है क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और इससे कोई हानिकारक उपोत्पाद भी उत्पन्न नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइजर से केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही निकलते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग मोटर के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। मोटर ईंधन सेल से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिससे पहिए चलते हैं। पावर कंट्रोल यूनिट यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ईंधन, सेल स्टैक और बैटरी से इस मोटर तक बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे सुचारू त्वरण और पुनर्योजी ब्रेकिंग के लिए कुशल विद्युत वितरण सुनिश्चित होता है। ईंधन सेल स्टैक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है। इससे दिष्ट धारा डीसी उत्पन्न होती है, जिसे फिर एक इन्वर्टर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करके मोटर को शक्ति प्रदान की जाती है। ब्रेकिंग के दौरान मोटर एक जनरेटर की तरह काम करती है, जो गतिज ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो बैटरी में संग्रहित होती है। इससे न केवल दक्षता बढ़ती है बल्कि समग्र ड्राइविंग अनुभव भी बेहतर होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इलेक्ट्रोलिसिस अपने आप में एक 100% कुशल नहीं है। पारंपरिक इलेक्ट्रोलिसिस प्रणालियों की दक्षता लगभग 60-70% हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उपयोग की गई ऊर्जा का 30-40% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। हालांकि हाल की प्रगति ने उन्नत इलेक्ट्रोलिसिस प्रणालियों की दक्षता को 80% या उससे भी अधिक के करीब पहुंचा दिया है। ये सुधार मुख्यतः बेहतर सामग्रियों, अधिक कुशल उत्प्रेरकों और अनुकूलित परिचालन स्थितियों के कारण है। हाइड्रोजन के उत्पादन के बाद इसे संग्रहित किया जाता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल में उपयोग किया जाता है। ईंधन सेल की दक्षता आमतौर पर लगभग 50-60% होती है। इसका मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस और ईंधन कोशिकाओं की दक्षता को मिलाते हैं तो किसी वाहन में पानी को उपयोगी बिजली में बदलने की कुल दक्षता लगभग 40-50% हो सकती है। हालांकि यह कम लग सकता है, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों की रेंज
आमतौर पर बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों बीवी की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऊर्जा घनत्व ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि 40-50% दक्षता के बावजूद हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा काफी लंबी दूरी तय कर सकती है। मोबिलिटी के भविष्य के लिए टोयोटा की योजनाएं। चलो कारों का भविष्य बदलें। बैनर तले टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन। टोयोटा ने कई नई तकनीकों की घोषणा की है जो इसे एक मोबिलिटी कंपनी के रूप में बदलने में मदद करेंगी। टोयोटा की हाइड्रोजन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग और व्यावसायिक व्यवहार्यता के विस्तार पर केंद्रित हैं। उनका अनुमान है कि 2030 तक यूरोप, चीन और उत्तरी अमेरिका में हाइड्रोजन बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा और ईंधन सेल बाजार के लगभग 5 ट्रिलियन येन यानी सालाना लगभग 5.7 बिलियन पाउंड तक पहुंचने की उम्मीद है। इस बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टोयोटा कई प्रमुख पहलों के माध्यम से अपने हाइड्रोजन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। टोयोटा जुलाई 2024 में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं से संबंधित निर्णय लेने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नई हाइड्रोजन फैक्ट्री स्थापित करेगी। यह सुविधा विकास, उत्पादन और बिक्री कार्यों को एक नेतृत्व संरचना के अंतर्गत केंद्रीकृत करेगी, जिससे त्वरित प्रतिक्रियाएं और अधिक सुसंगत रणनीतियां संभव होंगी। हाइड्रोजन कारखाने की रणनीति त्रिस्तरीय है। पहला, इसका उद्देश्य यूरोप और चीन जैसे प्रमुख वैश्विक बाजारों में अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन का स्थानीयकरण करना है। यह स्थानीयकरण प्रयासों को गति देगा और उत्पादों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालेगा। दूसरा, टोयोटा ईंधन सेल आपूर्ति को समेकित करने और लागत कम करने के लिए अग्रणी साझेदारों के साथ गठजोड़ को मजबूत करने की योजना बना रही है, जिससे हाइड्रोजन ईंधन सेल ग्राहकों के लिए ज्यादा किफायती बनेंगे। तीसरा, कंपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अगली पीढ़ी की ईंधन सेल तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य ईंधन सेल स्टैक की लागत को 50% तक कम करना और अगली पीढ़ी की प्रणालियों में 37% लागत में कमी लाना है। टोयोटा को उम्मीद है कि अगर उसे 2030 तक 20 यूनिट्स के ऑर्डर मिलते हैं तो वह लागत में 50% की और कमी ला सकेगी। इसका उद्देश्य ठोस मुनाफा सुनिश्चित करना और ग्राहकों व सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करना है। टोयोटा हाइड्रोजन उत्पादन की ऊंची लागत को भी कम कर रही है। वे हाइड्रोजन उत्पादन, परिवहन और उपयोग में सुधार के लिए साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन पहलों में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और टोयोटा सुशो कॉरपोरेशन के सहयोग से थाईलैंड में स्थानीय मुर्गी के गोबर और खाद्य अपशिष्ट से प्राप्त बायोगैस से हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है। इसके अतिरिक्त टोयोटा ने मिराई की ईंधन सेल इकाइयों की तकनीक पर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक नया जल इलेक्ट्रोलाइजर विकसित किया है। हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए टोयोटा एक बहु हाइड्रोजन टैंक अवधारणा विकसित कर रही है, जो विभिन्न प्रकार और आकारों के वाहनों में आसानी से स्थापित और अनुकूल हो सके। इससे मौजूदा वाहनों में हाइड्रोजन ईंधन सेल और दहन इंजन का उपयोग संभव हो सकेगा। वाणिज्यिक क्षेत्र में टोयोटा हाइड्रोजन से चलने वाले बड़े वाणिज्यिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और लागत कम करने तथा मांग बढ़ाने के लिए टैंक के आकार को मानकीकृत करने पर काम कर रही है। वे बड़े वाणिज्यिक वाहनों के लिए तरल हाइड्रोजन टैंकों पर भी विचार कर रहे हैं। हाइड्रोजन इंजन वाले वाहन टोयोटा के विकास का एक और क्षेत्र है। उन्होंने एक परीक्षण हाइड्रोजन इंजन वाला वाहन बनाया है, जिसे जापान में सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया है। यह वाहन हाइड्रोजन इंजनों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने में मदद करेगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान देगा। टोयोटा के प्रयासों में हाइड्रोजन की कीमत कम करना भी शामिल है। वे हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने और इसे आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
उनका उद्देश्य प्रमुख बाजारों में ग्राहक उन्मुख आधार स्थापित करना और पर्याप्त मात्रा में किफायती हाइड्रोजन उत्पाद उपलब्ध कराना है। टोयोटा की योजनाओं से साफ है कि बहुत जल्द कार के इंजन पानी से चलेंगे। क्या टोयोटा का नया इंजन वाकई इलेक्ट्रिक कारों की जगह ले लेगा और उन्हें खत्म कर देगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें, आपको मजा आएगा।